बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करेंगे टीटीपी के हमले के हवाले से जो पेशावर में हुआ है। अब इसके हवाले से मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि ये किस ग्रुप ने किया है, कैसे किया है और इस ग्रुप की वजह क्या है ये हमला करने की। ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में बात करने वाले हैं और कुछ पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। टेक्नोक्रेटिक सेटअप के हवाले से कहाँ पर प्रोग्रेस पहुंची है, कौन कौन से मीडिया के अंदर लोग हैं जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप को सपोर्ट करें, आर्मी, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान बीच में कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है और टीटीपी के अंदर कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है। ये वो चीजें हैं जो हम इस ऑडियो लॉग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेशावर हमले के ऊपर से। सबसे पहले अल्लाह सबको जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी फैमिली को सब्र दे। बड़ा भयानक सा हमला था, बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो गया। 59 से ज्यादा कैजुअलिटीज अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं और भी शायद एक्सपेक्टेड है। बहुत ज्यादा वुंडेड है, कुछ ज्यादा सिवियरली वुंडेड है। तो ये एक तरह का बहुत ही खौफनाक अटैक था जो पाकिस्तान के ऊपर हुआ है और पुलिस लाइन के अंदर हुआ है। मेरे ख्याल में मेजोरिटी ऑफ द टारगेट पुलिस वाले ही होंगे बेचारे। ये एक और चीज प्रूव करता है कि पेशावर या केपीके को ज्यादा से ज्यादा ब्रंट फेस करना पड़ा है इस दहशतगर्दी का। बाकी तमाम तरह इलाके दूर रह रहे हैं इस जंग से। सो ये हमें बताता है कि अफगान लोगों की या पठान लोगों की हमें बहुत इज्जत करनी चाहिए। उन लोगों ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी की इस जंग के अंदर और उनकी जितनी भी कुर्बानियों को सराहा जाए वो कम होगा। और यहाँ पर यह भी हमें बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट का एरिया फिर से वही एरिया रहा है जो केपीके है जो पहले था। सो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का एरिया दोबारा से बदला नहीं है, जब पहले भी केपीके के अंदर थी और आज भी वहीं पर है। और इसका एपिक सेंटर जो होता है, जो यानी जहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर हो रही है, वो दोबारा से फाटा वाले इलाके हैं। अब फाटा वाले इलाकों के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वहां पर ये सारी की सारी कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर हो रही है। आपको यहाँ पर कुछ चीजें नोट कर लेनी चाहिए। जहां पर भी फौज है या जहां पर भी मिलिट्री रूल है, वहां पर से आपकी कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज कर रही है और वहां पर से ही आपके ऊपर हमले वगैरह हो रहे हैं और वहां पर कोई परमानेंट सोल्यूशन, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट लंबे से लंबी होती जा रही है और अल्टीमेटली आपको जो शहरी इलाके, जो सेफ जोन है, उनके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट आ रही है। सो जहां पर आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी कम है, पॉलिटिकल पावर वहां पर कम है, सेंटर का उनके साथ ताल्लुकात कम है, सेंटर सिर्फ उनको मिलिट्री से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर से ही आपके ऊपर दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। सो ये भी आपको एक बात ज़हन में रख लेनी चाहिए। इसे आपको पता चलता है जब आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएंगे तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि सेंटर का जो भी पावर हो पेरिफेरी के साथ या रिलेशन हो पेरिफेरी के साथ, वो मिलिट्री बेस्ड ना हो, पॉलिटिकल बेस्ड हो, डायलॉग बेस्ड हो। इस तरह के पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हो जहां पर आपके पेरिफेरी के ऊपर कंट्रोल हो और वो पॉलिटिकल कंट्रोल हो, मिलिट्री कंट्रोल ना हो। सो जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को मिलिट्री ने मुत्तहद रखा है या मिलिट्री ही पाकिस्तान को बचा सकती है, ये उनके लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि भाई मिलिट्री से सब कुछ नहीं हो सकता, आपको पॉलिटिकल सेटलमेंट्स करनी पड़ेंगी, आपको चीजों को पॉलिटिकल लेंस से देखना पड़ेगा, हर चीज आप मिलिट्री लेंस से नहीं देख सकते। अब आते हैं इस ग्रुप के हवाले से जो टीटीपी के अंदर के ग्रुप ने ये सारी की सारी कार्रवाई की है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं टीटीपी के अंदर बहुत सारे ग्रुप है, यहाँ तक कि इस वक्त 23 के करीब 23 ग्रुप्स खुद को टीटीपी के साथ अलाय करते हैं। उनमें से 2 के करीब ग्रुप ऐसे हैं या यूं कह ले 3 के करीब ग्रुप ऐसे हैं जो काफी खतरनाक है इस वक्त तक। तो एक गाजी फोर्स है। गाजी फोर्स ये फोर्स बनी थी जब आपने गाजी रशीद को मार दिया था लाल मस्जिद के अंदर, तो यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स बचे थे उनमें से 10% या 5% के करीब स्टूडेंट नॉर्थ वजीरिस्तान गए थे, वहां पर उन्होंने गाजी फोर्स बना दी थी टीटीपी की कमांड के अंदर, बैतुल्लाह मसूद की कमांड के अंदर या हकीमुल्लाह मसूद की कमांड के अंदर। मेरे ख्याल में बैतुल्लाह मसूद की कमांड के अंदर वहां पर गाजी फोर्स बना दी थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो ग्रुप आता है वो आता है लश्कर खुरासान। ये एक अदनान नामी आपका टेक्नीशियन था, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर था। सो उसके तरफ से ये बनाया गया ग्रुप था। ये पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ काम करता था, उसने मुशर्रफ को मारने की कोशिश की, उसने बड़ी अच्छी खासी प्लानिंग वगैरह की हुई थी। सो उसके बाद उसका नाम आ गया, अल्टीमेटली वो जाकर चला गया यहाँ पर वजीरिस्तान और वहां पर जाकर इसने लश्कर खुरासान बनाया। लश्कर खुरासान एक काउंटर इंटेलिजेंस ग्रुप है। वो इस तरह का ग्रुप है कि जितने भी आपकी इंटेलिजेंस एजेंट्स होते हैं या उनको टारगेट करता है, उनको लोकेट करता है, उनको मारता है या उनके खिलाफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर टीटीपी के ग्रुप्स को प्रोवाइड करता है कि ये लोग एजेंसी के साथ मिले हुए हैं। ये जो खानीवाल पंजाब के अंदर आपका आईएसआई का ऑफिसर शहीद कर दिया गया था, तो ये लश्कर खुरासान ने किया था और ये टीटीपी के दूसरे लोगों को इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करता है, कभी खुद भी ऑपरेट करता है, कभी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है सबसे खतरनाक ग्रुप जिसको कहते हैं उमर खालिद खुरासानी ग्रुप, या आप इसे कहते हैं तहरीक तालिबान मोहम्मद एजेंसी, या आप इसको कहते हैं लश्कर इस्लामी, या आप इसको कहते हैं जमातुल एहरार ग्रुप, या ऐसे क्या जाता है हिजबुल एहरार ग्रुप। सो ये जो भी ग्रुप है इसके हवाले से हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि ये ग्रुप कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या करना चाहता था। ये ग्रुप एक्चुअली में स्टार्ट हुआ है, यूं समझ लीजिए 2006 के बाद जैसे टीटीपी वगैरह उभरना शुरू हुई है पाकिस्तान के अंदर, तब से ये ग्रुप जाकर स्टार्ट हुआ है। ये ग्रुप शुरू हुआ था मोहम्मद एजेंसी से। यहाँ पर ये आपका जो है उमर खालिद खुरासानी, इसने ये
सारा का सारा ग्रुप स्टार्ट किया था। जब मोहम्मद एजेंसी के अंदर ऑपरेशन वगैरह शुरू हुआ था उमर खालिद खुरासानी के खिलाफ, तो ये बहुत जम के लड़ा था वहां पर। मतलब एक तरह की इसको सख्त नफरत थी पाकिस्तान के खिलाफ, या पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ, या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, या आप कह लें पाकिस्तानी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ इसकी बड़ी सख्त नफरत थी। ये यूं समझ लीजिए नफरत में अंधे लोग नहीं हो जाते, ये नफरतों में अंधा हो गया था। सो इस वजह से यूं समझ लीजिए ना इसको ट्राइबलिज्म की परवाह थी, और ना ही ये ट्राइबलिज्म को बिलीव करता था कि ट्राइब के साथ लॉयल्टी होना सब कुछ है। ये ट्राइबलिज्म की भी ज्यादा परवाह नहीं करता था, इस्लाम की भी ज्यादा परवाह नहीं करता था। इसके अंदर मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके अंदर एक बस भरकर जो चीज थी वो था बदला, कि पाकिस्तान से बदला लेना है, पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया है, हमने बदला लेना है पाकिस्तान से, फिर चाहे किसी के साथ भी हाथ मिलाना पड़े। सो ये उन अर्ली मेंबर्स में से था जो कह रहा था कि टीटीपी को हमने ऑर्गेनाइज करना है, तो हमें टीटीपी को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि टीटीपी एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बन जाए बजाय के ट्राइबल स्ट्रक्चर। 2014 से पहले टीटीपी एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं थी, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं थी, वो एक ट्राइबल आइडेंटिटी के बेस के ऊपर स्ट्रक्चर थी, जिसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे थे और जिसकी कोई ब्यूरोक्रेटिक वैल्यू वगैरह नहीं थी, और हर कमांडर के अंडर में एक लॉयलिस्ट का टोला हुआ करता था, और वो सारे के सारे एक सेंट्रल कमांड को ओबे करते थे। लेकिन जैसे मुल्ला फजलुल्लाह आया और मुल्ला फजलुल्लाह ने क्लेम करना शुरू कर दी टीटीपी की लीडरशिप, ये हकीमुल्लाह महसूद की डेथ के बाद, ये मुल्ला फजलुल्लाह वही है जो मालाकन यानी सवात वाला दहशतगर्द था, और मुल्ला फजलुल्लाह महसूद नहीं था। सो महसूद ना होने की वजह से मुल्ला फजलुल्लाह के जो खिलाफ थे, महसूद कबीले के भी बहुत ज्यादा लोग हो गए थे। मुल्ला फजलुल्लाह के अंदर में जो टीटीपी की लीडरशिप थी वो बहुत ज्यादा तितर बितर हो गई। मुल्ला फजलुल्लाह की वजह से आईएसकेपी में टीटीपी का बहुत बड़ा धड़ा चला गया, जो आपको पता होगा। शाहिदुल्लाह शाह ये वाले लोग जो थे पुराने, ये सारे के सारे चले गए आईएसकेपी के अंदर, और उमर खालिद खुरासानी ने भी टीटीपी से थोड़ा सा दूरी इख्तियार कर ली, वहां पर लश्कर इस्लाम बनाया, उसके बाद उसको हिजबुल एहरार का नाम दिया, और अल्टीमेटली 2018 में जब नूर वली महसूद के कमांड में टीटीपी की लीडरशिप दोबारा से वापस आई, तब जाकर उमर खालिद खुरासानी दोबारा से नूर वली महसूद के साथ मिल गया। ये मतलब यूं समझ लीजिए ये पढ़ा लिखा बंदा है, और इसके जितने भी ग्रुप के अंदर लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने मतलब कॉलेज देखा हुआ है, कॉलेज लाइफ वगैरह सारी की सारी देखी हुई है। यहाँ पर आपको ये बात भी बताने में थोड़ी सी अजीब लगेगी कि जो ट्राइबल लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो मदरसों में पढ़े, वो नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि चलो ठीक है नुकसान हो गया, निगोशिएशन कर लेते हैं, मेरे 10 बंदे मर गए, मेरे 20 बंदे मर गए, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं और डायलॉग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ट्राइबल लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप है, लश्कर खुरसा हो गया, गाजी फोर्स हो गई, या आप यूं कह लीजिए ये जो जमातुल एहरार या हिजबुल एहरार कह लीजिए, ये ग्रुप नुकसान नहीं बर्दाश्त करते। या बदरी 313 ग्रुप हो गया इलियास कश्मीरी वाला, ये लोग नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते। इन लोगों के अंदर एबिलिटी है कि अगर आप इनका एक मारोगे, ये रिप्राइज करते हैं, ये आपको सरप्राइज हिट देते हैं, ये रेस्पॉन्ड करते हैं, फिर चाहे कितने भी खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो, ये उसका जवाब जरूर देते हैं। इनके अंदर जो कैपेसिटी है नुकसान बर्दाश्त करने की वो बहुत कम है, और ये चाहते हैं कि अटैक के ऊपर अटैक करते जाएं पाकिस्तान के ऊपर, और ज्यादा पढ़े लिखे भी लोग हैं। यानी ये पाकिस्तानी स्कूलों के अंदर ये वाहिद टोला होगा जो पाकिस्तानी स्कूलों के अंदर पढ़ा होगा। और उमर खालिद खुरासानी की एडवाइस के ऊपर और कारी शकील दा उसकी एडवाइस के ऊपर ये जो तालिबान का जो नया स्ट्रक्चर है टीटीपी का, ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जिसमें उन्होंने गवर्नर्स अपॉइंट किए, शेडो गवर्नर्स अपॉइंट किए, डिफेंस मिनिस्टर 7 के करीब या 9 के करीब मिनिस्टर्स भी उन लोगों ने अपॉइंट किए। सो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बना दिया। मुल्ला फजलुल्लाह के साथ जो इसका झगड़ा हुआ था वो भी इसी बात के ऊपर हुआ था कि मुल्ला फजलुल्लाह की कमांड को ये लोग ओबे नहीं करते थे, फिर मुल्ला फजलुल्लाह की और भी बहुत ज्यादा लोग ओबे नहीं करते थे। अल्टीमेटली मुल्ला फजलुल्लाह को बहुत ज्यादा लोग छोड़कर आईएसकेपी में चले गए, इसने भी अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। 2018 में ये नूर वली महसूद के साथ मिल गया और दोबारा से टीटीपी का हिस्सा बन गया। लेकिन इसका ग्रुप बड़ा तगड़ा था, क्योंकि इसने आईएसकेपी के साथ भी कोऑपरेट किया हुआ था। इसने बड़े मेजर अटैक किए हुए थे पाकिस्तान के ऊपर। जब पाकिस्तान ने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है और पाकिस्तान ने इनके साथ डायलॉग वगैरह करने की कोशिश की, तो ये जो उमर खालिद खुरासानी का ग्रुप था ये डायलॉग से दूर हटना चाहता था। लेकिन अल्टीमेटली नूर वली महसूद ने इसको डायलॉग के ऊपर राजी कर लिया, इसके साथ बातचीत भी की और ये मान भी गया था कि चलो डायलॉग करते हैं हम लोग, और किसी ना किसी तरह से ये सारी की सारी बातचीत करके ये मामला निपटाते हैं। अब ये जो डायलॉग हो रहा था वहां पर जो इसके ऊपर जो लीडरशिप ली थी, यानी जिसने इसकी डायलॉग की जिम्मेदारी ली थी, वो हक्कानी नेटवर्क का हेड था सिराज हक्कानी, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है अफगानिस्तान का इस वक्त, और काबुल की सारी मैनेजमेंट भी हक्कानी नेटवर्क वगैरह चलाते हैं। सो ये जो हक्कानी नेटवर्क था, इन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी कि हम डायलॉग करवाते हैं, और इस तरफ से जनरल फेस था, DGISI, ये डायलॉग करवा रहा था। अब ये सारा का सारा डायलॉग चल रहा था। उमर खालिद खुरासानी सबसे अलग था, फार राइट ग्रुप था, सबसे रेडिकल था। इसके ऊपर भी नूर वली महसूद ने कहा कि तुम चुप करके बैठ जाओ, हम करते हैं। नूर वली महसूद को भी इसने कह दिया था कि चलो डायलॉग वगैरह करते हैं। सो उमर खालिद खुरासानी की मंजूरी से ये डायलॉग वगैरह हो रहा था पीस प्रोसेस का। उसके बाद ये हुआ कि जो
नूर वली महसूद है, इसको एक ऑफर दी गई थी। ये नूर वली महसूद ने रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान से कि मुझे वजीरिस्तान के अंदर ट्रिप लगाने दिए जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 दिसंबर की। उसके बाद नूर वली महसूद वजीरिस्तान नॉर्थ साउथ आया था, घूमा था, फिरा था, अपने लोगों से मिला था, बातचीत की थी। उसकी अगर आप स्पीचेस उठाकर देख ले तो वहां पर उसने एक चंद बातें की हैं। उसके अंदर वो कोशिश कर रहा था कि तहरीक तालिबान के जितने भी फैक्शंस हैं इनको यूनाइट कर सके अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन यानी टीटीपी के अंदर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बना सके, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बना सके, क्योंकि टीटीपी बहुत ज्यादा फैक्शन में डिवाइड हो चुकी थी और टीटीपी के बहुत ज्यादा फैक्शन थे जो आईएसकेपी के अंदर चले गए थे। सो अफगान तालिबान भी ये नहीं चाहते थे कि आईएसकेपी ज्यादा मजबूत हो, वो चाहते थे टीटीपी ज्यादा मजबूत हो। और इन शॉर्ट पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी कैलकुलेशन यही थी कि टीटीपी ज्यादा मजबूत हो और एक सेंट्रल कमांड बन जाए टीटीपी की। ये ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे ग्रोह ना हो, ग्रुप्स ना हो, ग्रुप्स ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं अगर इनकी सेंट्रल कमांड ना हो इनके अंदर मौजूद, क्योंकि ग्रुप्स के पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करने को नहीं होती है, कोई भी चीज नहीं क्लेम करते और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेंट्रल कमांड के पास चली जाती है। अगर सेंट्रल कमांड कमजोर हो तो ये ग्रुप्स ज्यादा वायलेंटली एक्ट करते हैं और ये एपीएस जैसा भी हमला कर सकते हैं। ये जो आपके सामने ये पेशावर में किया है ये ग्रुप्स ने किया है और इस हमले की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करने के हवाले से टीटीपी भी अब कांप रही है। पॉलिटिकल कैपिटल ही नहीं है टीटीपी के पास कि इस हमले की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर सके। अफगान तालिबान और अलकायदा तो पीछे से पहले से ही भागे कि ये क्या कर दिया है तुम लोगों ने, और इसकी जो जिम्मेदारी है वो मुकरम खुरासानी ने ली है, जो कि उमर खालिद खुरासानी का भाई है। उमर खालिद खुरासानी की डेथ हो चुकी है अफगानिस्तान के अंदर, उसको पाकिस्तानी आर्मी ने फड़का दिया था ड्यूरिंग द पीस प्रोसेस और ये सीक्वेंस में हुआ था। मेरे ख्याल में पहले एमन अल जवारी को फड़काया गया था और उसके 2 हफ्तों के अंदर ही उमर खालिद खुरासानी को फड़का दिया गया था। सो इस वजह से उमर खालिद खुरासानी के ग्रुप के अंदर जो है ना बड़ा गुस्सा था पाकिस्तान के हवाले से कि हमने इनको फड़काना है। सो इसी वजह से ये सारा का सारा इस लोगों ने वेंडलिज्म किया। अब इसके अंदर ना इस्लाम मिलेगा आपको, इसके अंदर ना आपको ट्राइबल आइडेंटिटीज मिलेंगी, ना इसके अंदर आपको एक यूं समझ लीजिए क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, या आपको इसके अंदर वो जो टेररिस्ट एक्टिविटी मिलती है ना वो भी नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको मिलेगा एक बदला, एक नीयत, एक नफरत, एक वेंडलिज्म, एक तरह की है ना डिस्टॉर्टेड मेंटालिटी। जो लोग नहीं होते नफरत में अंधे हो जाते हैं, सो ये आपको मिलेगा इसके अंदर। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग इनको अगर आपने कंपेयर करना हो ना इन ग्रुप्स को, तो आप इनको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि कुछ लोग नहीं होते बस वो चाहते हैं कि दुनिया जल ही जाए, बस दुनिया जल जाए, मतलब अपने अंदर इतने कुड़े होते हुए कि दुनिया जल जाए। इनके अंदर की जो नफरत है ना आप इसको महसूस कर सकते हैं अगर आप देखें जिस तरह से नून लीग वालों की नफरत है। नून लीग वालों के जो सहाफी हैं जो कि इमरान खान से बुक्स करते हैं वो चाहते हैं ये जल जाए, मर जाए, इसके अंदर मतलब कीड़े पड़े, ये हो जाए, वो हो जाए। इस तरह की नफरत इस उमर खालिद खुरासानी ग्रुप के अंदर है पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान आर्मी के अंदर से। सो ये बस नून लीग वालों में ये बुराई है कि इन लोगों के पास हथियार नहीं है, हथियार होते हैं तो गोली भी मार देते हैं इमरान खान को। उन टीटीपी वालों का पेशा यही है कि उनके पास हथियार है। बाकी जो नफरत का लेवल है ना दोनों का एक ही जैसा है। ये साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूँ। और ये आपको अगर थोड़ा समझना हो तो आप ये डार्क नाइट मूवी देख लीजिए जिसमें जोकर होता है, बैटमैन के खिलाफ लड़ता है। तो जोकर क्या होता है, एक तरह का वेंडलिस्ट होता है जो दुनिया को बर्बाद करना चाहता है, जो लोगों के सामने बस तमाशा लगाना चाहता है। तो यही एग्जैक्टली मेंटालिटी है टीटीपी के इस ग्रुप की। इसके अंदर ना कोई ट्राइबलिज्म का कोई कल्चर है, इसके अंदर ना कोई इस्लामिक वैल्यूज है, ना ही टीटीपी के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो एक दहशतगर्द ग्रुप है उसका भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके मुताबिक भी ये ऑपरेट नहीं करे। बस ये चाहते हैं कि जल जाए सब कुछ। ये इतनी नफरत से भरे पड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी ये सब कुछ है। पाकिस्तान आर्मी की जो सीनियर कमांड है वो भी चाहते हैं कि ये लोग भी जल जाएं। होता है एक जंग होती है जिसके अंदर एक दूसरे के खिलाफ नफरत होती है, लेकिन एक प्रोफेशनल आर्मी को एक सेंसिबिलिटी मेंटेन करनी होती है। मैं यहाँ पर जितनी भी टॉप लीडरशिप की पाकिस्तान की जो भी है आर्मी की, उनके इंटरव्यूज देखता हूँ, उनके ओपिनियन सुनता हूँ, जिसमें खास तौर पर जनरल तारिक है। इसको बड़ा इंटेलेक्चुअल करके पेश किया जाता है पाकिस्तान के अंदर के ये बड़ा इंटेलेक्चुअल है, इसने जंगे भी लड़ी है, बाजोड़ का ऑपरेशन हो गया, खैबर वाला ऑपरेशन हो गया, ये सारा का सारा इन लोगों ने ही किया था। 2007 से पहले की बात कर रहा हूँ, 2007 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12 यही जनरल साहब लगे हुए थे। और इनकी बहादुरी की मिसाल में ये देता हूँ कि जब इमरान खान ने इसको अपॉइंट किया था कि तुम आओ हेड करो ये जो साइफर के ऊपर मामला हुआ है, कैसे पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है साइफर के ऊपर, तो ये भाग गया था। तो ये इतना बहादुर है। और जनरल बाजवा का जितना भी दौर था उस टाइम के ऊपर ये कुछ भी नहीं बोल सका था और डरता था जनरल बाजवा से। इसी तरह से आज भी आर्मी के तलवे चाटने के ऊपर बैठा हुआ है जनरल तारिक और टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बहुत कुछ लिख रहा है कि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो ये कर देगी, वो कर देगी, सब कुछ करेगी, लेकिन ये नहीं करेगी कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर के रिफॉर्म्स वगैरह कर दे। सो ये इतना बहादुर है। बाकी इसको अगर आप कोई छोटा बच्चा मारने को बोल दो तो ये बहुत बहादुर है, आराम से मार देगा। कोई छोटा मोटा ग्रुप फड़काने को बोल दो मार देगा, लेकिन जब बड़े लोगों के सामने बोलने की बात आए, बड़े लोगों को चैलेंज करने की बात आए, तब ये भाग जाता है। सो इतना बहादुर है ये। सो इस तरह की जो
मेंटालिटी है जनरल तारिक वाली, और जनरल तारिक की मेंटालिटी ये है कि अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दो, जेट्स भेज दो, इनके ऊपर बमबारी करो, कुछ भी करो, बस आग लगा दो, इनको जला दो, मार दो, ये कर दो, ये गुंडे हैं, दहशतगर्द हैं, ये वो है। एक हद तक बात समझ में भी आती है कि चलो ठीक है, आपके अंदर नफरत है, गुस्सा है, ठीक है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एक प्रैक्टिकल फीजेबल सोल्यूशन नहीं है। ये जो सोल्यूशन था, जो कि सही माना में सोल्यूशन था, वो जनरल फैज का था। हालांकि जनरल फैज का कैरेक्टर कैसा भी हो, उसका जनरल बाजवा के साथ ताल्लुकात कैसा भी हो, लेकिन जनरल फैज का जो सोल्यूशन था, मुल्ला सिराज का जो ऑप्शन था, और नूर वली महसूद की जो पीस डायलॉग हो रही थी पाकिस्तान के साथ, ये बहुत ही ज्यादा काबिल डायलॉग था और इससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। लेकिन मसला इस पीस डायलॉग के साथ ये हुआ, जैसे ही हमने टीटीपी के इस धड़े के साथ बात करना शुरू कर दी, यानी हमने नूर वली महसूद के साथ बात करना शुरू कर दी, हाफिज गुल बहादुर फैक्शन जो कि नॉर्थ वजीरिस्तान का एक अलग ग्रुप है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी। हाफिज गुल बहादुर सेक्शन आपके जो कंधारी तालिबान है, जो कि मुल्ला याकूब वाले, इनके साथ बहुत ज्यादा क्लोज है। सो इन लोगों ने हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जब हम इस टीटीपी के खिलाफ जंग कर रहे थे, नूर वली महसूद वाली टीटीपी के खिलाफ, तो हाफिज गुल बहादुर का हमारे साथ पीस एग्रीमेंट था। जब नूर वली महसूद के साथ जंग का ऐलान खत्म हुआ और उनके साथ पीस एग्रीमेंट हुआ, तो हाफिज गुल बहादुर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि एक तरफ आपका पीस डायलॉग भी चला था, पाकिस्तान के अंदर हमले भी चल रहे थे। सो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ये बिलीव करती है कि ये हमारे सामने गुड कॉप और बैड कॉप खेलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम एक ग्रुप के साथ एंगेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, दूसरा ग्रुप सीज फायर वायलेशन करना शुरू कर देता है। सो ये इस तरह का नेटवर्क चल रहा था। लेकिन जो हाफिज गुल बहादुर का सेक्शन था, वो ये कह रहा था अगर टीटीपी के साथ जो भी मामला आपके हल हो जाते हैं, तो हाफिज गुल बहादुर भी उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बातचीत कर लेगा। ब्रॉड लाइन ये थी कि टीटीपी को पहले समझाया गया था कि ये जो केपीके का मर्जर है, ये भी रिवर्स नहीं होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, फौज भी वापस चली जाएगी, लेकिन मसला ये कि आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और सिविलाइज्ड मैनर में रहना पड़ेगा। लेकिन नूर वली महसूद ने कहा कि मैं यहाँ पर आकर चक्कर वगैरह लगाना चाहता हूँ और थोड़ा सा देखना चाहता हूँ, इसीलिए इसको दिसंबर 2021 में अलाउ किया गया था कि नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान का विजिट कर ले। वहां पर आया था और इसकी जो कोशिश ये थी कि ये सारी की सारी टीटीपी को अंडर वन लीडरशिप लाए, ताकि जब पाकिस्तान के साथ सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो या नेगोशिएशन के नतीजे में पीस डील हो, तो सारे के सारे धड़े मुत्तफिक हो जाए कि पीस डील हो गई है, जिससे आईएसकेपी का जो स्कोप होगा इंडो पाक रीजन के अंदर या पाक अफगान रीजन के अंदर, वो कम हो जाएगा और पीस आ जाएगा। सो ओवरऑल पिक्चर यानी ओवरऑल स्ट्रेटेजी यही थी, लेकिन वो नाकाम हो गई क्योंकि जनरल बाजवा ने एमएनएल जवारी को फटका दिया और एमएनएल जवारी के फटकाने के बाद उमर खालिद खुरासानी को भी फटका दिया, और जिसके ग्रुप ने यहाँ पर ये जो बदला वगैरह लिया है। अब आते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का नेट रिजल्ट क्या निकलना है, कंक्लूजन क्या निकलना है। क्या ये लोग इतने ताकतवर हैं कि हमसे फाटा छीन लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, इतने ताकतवर बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये लोग इतने ताकतवर हैं कि पाकिस्तान के अंदर सुसाइड अटैक करते रहेंगे? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते हैं, 3-3 महीनों के बाद कर सकते हैं, 6-6 महीनों के बाद कर सकते हैं, एक मोमेंटम मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि क्या हम लोग इतने ताकतवर है कि इनको टोटली जीरो कर दें, चाहे कितने भी इंटेलिजेंस लेवल के ऑपरेशन कर दें? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम लोग। क्या हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम इनको अफगानिस्तान के अंदर प्रॉपरली एलिमिनेट कर दें? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वजह यह है कि इस वक्त 6000 से ज्यादा भी फाइटर इनके पास मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान से ये रिक्रूटमेंट भी कर लेते हैं। बहुत ज्यादा अफगान है जो इनको साथ देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अफगान इनका साथ इसीलिए देते हैं कि तकरीबन 300 से ज्यादा महसूद लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की है जब वो अशरफ गनी के खिलाफ लड़ रहे थे अफगान तालिबान के बिहाफ पर। हक्कानी नेटवर्क की कमांड के अंदर महसूद लोगों ने 300 से ज्यादा जानें कुर्बान की थी जब काबुल के ऊपर हमला किया था अफगान तालिबान ने, जब अमेरिका विड्रॉ कर रहा था। सो 300 से ज्यादा अफगान महसूदों ने अपनी जानें दी थी हक्कानी नेटवर्क को। सो इस वजह से तालिबान के अंदर जो अफगान तालिबान है, इनके पास एक सिंपैथी भी है और ये रह भी अफगानिस्तान के अंदर रहे अपनी फैमिली के साथ। सो हम इनको प्रॉपरली एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, ना वो हमें मार सकते हैं ना हम उन्हें मार सकते हैं। बस ये जंग को हम खींच सकते हैं एक बड़े लंबे अरसे के लिए। सो नेट रिजल्ट क्या निकलना है इसमें से? नेट रिजल्ट यही निकलना है कि अल्टीमेटली आपको एक डायलॉग के ऊपर बैठना पड़ेगा, आपको इस मामले को हल करना पड़ेगा। लेकिन वो डायलॉग करेगा कौन? एक तरफ है टीटीपी के अंदर फार राइट, एक तरफ है आपकी आर्मी जो कि भड़की बैठी हुई है, और वो भी इनको मारने में ठोकने में देर नहीं लगाती, वो भी इनको मारने में ठोकने में देर नहीं लगाती। अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है आम पाकिस्तानियों का। सो इस डायलॉग को करने के लिए आपको एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत पड़ेगी, आपको एक विजन की जरूरत पड़ेगी, और ये डायलॉग ऐसे कामयाब होगा कि मीडिया के ऊपर और दिखने में तो ऐसे लगे कि टीटीपी बड़ी फातेह जमात है, टीटीपी ने बड़ी जंग जीती है, टीटीपी ने ये कर दिया वो कर दिया। इन पेपर इन रियलिटी डायलॉग ऐसा होना चाहिए कि टीटीपी को कुछ भी नहीं मिला, ज्यादा से ज्यादा ये मिला कि ये वापस आकर यहाँ पर रीसेटल हो सकते हैं, हथियार भी नहीं ला सकते। बाकी मीडिया के ऊपर आप इनको अगर ये दिखा दे ये बड़े फातेह लोग हैं, ये है वो है, सो ये अगर आप करेंगे तो इससे आपके डायलॉग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सक्सेस इस वक्त पॉसिबल है अगर आपके पास इमरान खान की लीडरशिप हो, इमरान खान की गवर्नमेंट हो, और अफगान तालिबान परली तरफ बैठे हैं, मुल्ला सिराज को आप थोड़ा
थोड़ा सा एक्टिवेट कर दें तो आप एक सक्सेसफुल डील स्ट्राइक कर सकते हैं टीटीपी के साथ इस कंडीशन के ऊपर। क्योंकि आपने देखा नहीं, जैसे ही ये सारा का सारा हमला हुआ, डेथ टोल बढ़ गया, 59 तक पहुंच गया, उमर खालिद खुरासानी के ग्रुप ने क्लेम करना शुरू कर दिया, टीटीपी पीछे से भागे, अलकायदा पीछे से भागे, अफगान तालिबान पीछे से भागे कि हमने नहीं किया। हालांकि करवाया इन्हीं ग्रुपों में से, इन्हीं के एक ग्रुप ने किया है, लेकिन ये पीछे से पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं थे, पीछे भागे, क्योंकि इनको पता है कि पॉलिटिकल बैकलैश आ रहा है अब सारे के सारे हमले का। सो ये ज्यादा आगे बढ़ भी नहीं सकते, ज्यादा पीछे हट भी नहीं सकते। सो एक ब्रॉड स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर आप डायलॉग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे इनके साथ। बाकी यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा चूतियां मिल जाएंगे, सीधी सीधी बातें जो आपको कहेंगे कि इनकी ऐसी कर देंगे, इनकी वैसी कर देंगे, ये सरासर इम्प्रैक्टिकल सी बातें। प्रैक्टिकली जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो यही है, ना आप अफगानिस्तान में अंदर घुस सकते हैं, घुसकर आप लड़ भी नहीं सकते और आप प्रॉपर्ली एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। सो मसला यही है कि आपको कुछ डायलॉग करने पड़ेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर एक विजन हो, और दूसरी चीज अफगान तालिबान के अंदर भी एक विजन होना चाहिए, और तीसरी चीज टीटीपी के अंदर भी एक विजन होना चाहिए। टीटीपी ने कोशिश की कि शरीयत नाफिज की जाए। शरीयत क्या थी? उनका मकसद यह था कि वहां पर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, लोगों के अंदर एक पैसा कमाने की एबिलिटी है, लोगों के कारोबार अच्छे हो जाए, लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए। सो उन्होंने सोचा कि शरीयत के थ्रू इनकी जिंदगी अच्छी होगी। अल्टीमेटली शरीयत में से उन लोगों ने जो निकाला वो निकाला सुसाइड बम। हालांकि सोशल प्रोग्रेस का सुसाइड बम से क्या चाहे, वो शरीयत इसीलिए नाफिज करना चाहते थे कि वहां के सोशल प्रोग्रेस हो जाए, वहां की लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन उन लोगों ने उल्टा काम कर दिया, शरीयत में से निकाल दिया सुसाइड बम। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उनका था कि सोशल प्रोग्रेस, और निकाल दिया सुसाइड बम, जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी मंजी ठुक गई। अगर यही टीटीबी अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग रखती और डेमोक्रेटिक स्ट्रगल करती और जमहूरी स्ट्रगल करती जिस तरह से पीटीआई कर रही है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट होते। डेमोक्रेटिक स्ट्रगल से ये होता है इनको एक्नॉलेजमेंट मिलती, इनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई भी होती, ऑर्गेनाइजेशन तो इनके पास पहले से मौजूद थी। सो इनके जो राइट्स की बात होती वो पूरे पाकिस्तान में होती, पूरे दुनिया के अंदर होती, लेकिन वायलेंट वे से, टेररिस्टिक वे से कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। अगर ये लोग ये 10 से 20 साल नॉन वायलेंट वे से पॉलिटिकल स्ट्रगल करते तो इनके पास बहुत बेहतर रिजल्ट होते आज की बनिस्बत, और नुकसान भी कम होता। अगर ये प्रोटेस्ट करते, अवेयरनेस कैंपेन चलाते तो बहुत ज्यादा कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन वायलेंट वे से ये लोग कुछ भी हासिल नहीं कर सके। सो ये बात टीटीबी को भी समझनी पड़ेगी कि उनको पॉलिटिकल वे से ही अपनी बात रखनी पड़ेगी, इन वायलेंट वे से अपनी बात नहीं रख सकते। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।